जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योग सत्संग महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसे दिल्ली सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत भी कहा जा सकता है। आप इसके बाद या इसके पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं या देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अरबी और फारसी भाषा क्या क्या थी या पुस्तकें क्या क्या थी, और इस पुस्तक या इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या थे, यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कौन कौन से पुस्तकें जो महत्वपूर्ण थी वो कौन कौन सी थी। तो मध्यकालीन शासक अपने यहाँ इतिहासकारों को आश्रय दिया करते थे, जिन्होंने शासकों व उनके विजय अभियानों का वर्णन किया है। सल्तनत काल की अपेक्षा मुगल कालीन साहित्य ज्यादा उपलब्ध नहीं है या फिर ज्यादा उपलब्ध है। बहुत सारे राइटर्स का ये मानना है कि सल्तनत कालीन की अपेक्षा मुगल कालीन साहित्य की जो पुस्तकें हैं वो ज्यादा उपलब्ध हैं। ये स्रोत ज्यादातर अरबी व फारसी भाषा में भी है और ज्यादातर संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस में भी है। तो इतिहास के स्रोत में मुगल काल का ज्यादातर भाषा जो था वो फारसी भाषा था। यह इतिहासकार सुल्तानों और बादशाहों के राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों की भी जानकारी देता था। उनकी जनता, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी इन सब पुस्तकों में रहती थी। और हमें समकालीन साहित्य स्रोत और भारत आए यात्रियों के विवरण भी इस पुस्तकों के माध्यम से मिलती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक में जो गिनी जाती है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में या साहित्यिक स्रोतों में, वो है राजतरंगिणी, जिसको बोला जाता है कि ये एक ऐसी मात्र पुस्तक है जो काल क्रम में यानी क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि राजतरंगिणी है क्या और इसे किसने लिखा है। और स्टूडेंट, मैं आपको और एक चीज बता दूं कि अक्सर राजतरंगिणी किसने लिखा है ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें कि राजतरंगिणी है क्या। तो राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत भाषा की ग्रंथ है। राजतरंगिणी में महाभारत काल से लेकर आरंभ से जो महाभारत काल था और उसके बाद के कश्मीर तक के शासन काल की घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इसका विस्तार या विवरण किया गया है। लेकिन राजतरंगिणी के 120 छंद में राजा कलश, जो कश्मीर के राजा अनंत देव के पुत्र थे, के शासन काल के दौरान कश्मीर में व्याप्त कुशासन का भी वर्णन प्रस्तुत करता है। राजतरंगिणी में 8 तरंग यानी 8 अध्याय और संस्कृत में कुल 7826 श्लोक हैं। कल्हण लिखते हैं कि कश्मीर की घाटी पहले बड़ी झील थी, जिसे कश्यप ऋषि, जो कि ब्रह्मा के पुत्र या ऋषि मरीचि के पुत्र भी माने जाते हैं, इस घाटी को सूखा दिया। यहाँ का बारामूला शब्द संभवतः वाराह मूल से निकला है। कल्हण कश्मीर के पहले इतिहासकार माने जाते हैं और तत्कालीन भारत के इतिहास के संबंध में राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो बहुत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत बताई गई है। कल्हण के बारे में हमें राजतरंगिणी से ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इसके बारे में उन्होंने पर्याप्त जानकारी भी लोगों के समक्ष रखा है। राजतरंगिणी के शुरुआती छंदों से हमें उनके पिता चंपक के बारे में पता चलता है, जो कश्मीर में हर्ष के दरबार के मंत्री थे। राजतरंगिणी में कल्हण के गोनर्दा के शासन से शुरुआत की है, जो महाभारत के युधिष्ठिर के समकालीन थे, परंतु इसमें प्रमुख रूप से मौर्य शासन से इतिहास शुरू होता है। वह लिखते हैं कि श्रीनगर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक द्वारा की गई थी और बुद्ध धर्म उनके समय में ही यहाँ पहुंचा और फिर यहाँ से बौद्ध धर्म मध्य एशिया, तिब्बत और चीन सहित कई अन्य के आसपास क्षेत्रों में फैल गया। हालांकि ये सारी बातें अभी भी इतिहासकार विवादास्पद मानते हैं और इस सारी बातों को लोग मानते भी हैं और इन सारी बातों को लोग काटते भी हैं, परंतु फिर भी इतिहासकार के या इतिहास के दृष्टिकोण से राजतरंगिणी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। राजतरंगिणी में गोनर्दा प्रथम की कश्मीर का पहला राजा और उसे मगध के जरासंधा का रिश्तेदार बताया गया है। मौर्य साम्राज्य 3022 ईसा पूर्व में मगध में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित प्राचीन भारत में भौगोलिक दृष्टि से व्यापक शक्तिशाली राजनीति और सैन्य साम्राज्य था। उनके पौत्र अशोक महान ने कश्मीर में कई स्तूपों का
निर्माण कराया और अशोक के बाद उसका बेटा जलोका उसका उत्तराधिकारी बना। यानी कि इस पुस्तक में अशोक ने जो स्तूपास बनाए थे उसके बारे में भी इस पुस्तक में भली भांति वर्णन की गई है। इसके बाद आर्य राजा जयेंद्र और समधिमती का उल्लेख आता है। कल्हण ने समधिमती का गर्मियों के दौरान लिंग की पूजा का भी उल्लेख किया गया है। यह संभवतः अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग के लिए एक संदर्भ प्रतीत होता है। अशोक के किसी वंशज दामोदर के हमें बैक्टेरियन कुषाण साम्राज्य के हुस्का, जुस्का और कनिष्क का उल्लेख मिलता है। किसी अभिमन्यु नाम के शासक के बाद हमें गोनर्दादित्य द्वारा स्थापित मुख्य गोनदिया राजवंश का उल्लेख भी इस पुस्तक में मिलता है, परंतु इसकी उत्पत्ति के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके परिवार ने कई पीढ़ियों तक शासन किया। यह बताया गया है कि आर्यों के बारे प्रतापादित्य, जिसे किसी विक्रमादित्य का रिश्तेदार बताया गया है, का शासन उल्लेखित है। इसके बाद किसी अन्य परिवार के विजय के भी सिंहासन के बारे में इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। कल्हण ने हून शासकों तोड़मन और मेहर कुल के शासन का भी जिक्र किया है, परंतु वह यह नहीं बताते कि वे हून थे, जिसकी जानकारी हमें अन्य स्रोतों से मिलती है। हुनों के बाद गोनदिया वंश के मेघवाहन का परिवार, जो गांधार से वापस आया था, कि कुछ पीढ़ियों के शासनकाल के रूप में माना जाता है। मेघवाहन एक भक्त बौद्ध था और उसने शासन के दौरान पशुवध को निषेध कर दिया था। इसके बाद कारकोट वंश के शासन का उल्लेख है, जिसके दुर्लभ वर्धन ललितादित्य मुक्तपिदा शासकों ने अपने साम्राज्य को पश्चिमी भारत और मध्य एशिया तक फैलाया। कल्हण ने इन शासकों द्वारा कंबोजों को हराने का भी जिक्र किया है। करकोट वंश के बाद उत्पल वंश एवं अंत में लोहार वंश का उल्लेख इस पुस्तक में भली भांति दी गई है। 712 ईस्वी के आसपास मुस्लिम आक्रमणों और 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनी के आक्रमण का राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रभाव का भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। कल्हण ने राजा हर्ष के उत्थान और पतन का भी महत्वपूर्ण वर्णन दिया है। इसका मतलब यह है कि राज तरंगनी में बहुत सारे राजवंशों और राजाओं के बारे में छोटी छोटी कहानियों के रूप में इस पुस्तक में वर्णित चीजें की गई हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है कश्मीर के दृष्टिकोण से और इतिहास के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बुक है रामचरित। संस्कृत भाषा में लिखित इस महाकाव्य कविता की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। इसमें 1050 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक बंगाल के पाल वंश का वर्णन मिलता है। इस किताब में रामायण और राजा रामपाल की कहानी एक साथ लिखी गई है। इस पुस्तक में रामपाल की प्रशंसा की गई है, लेकिन यह पाल वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। किताब में बंगाल के पाल वंश के राजा महिपाल दित्य की उनकी एक अधिकारी दिव्य द्वारा हत्या से लेकर मदन पाल के शासन तक का उल्लेख है। यानी इसका मतलब ये है कि इस पुस्तक में आपको पाल वंश की जानकारी प्राप्त होगी। नेक्स्ट पुस्तक है बल्लाल चरित। इस पुस्तक की रचना आनंद भट्ट ने की थी। इसमें बंगाल के सेन वंश और सेन वंश के दूसरे शासक बल्लाल सेन का वर्णन मिलता है। सेन वंश के शिलालेखों के अनुसार बल्लाल सेन भी एक लेखक था और उसके दान सागर और अद्भुत सागर जैसे किताबें भी लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है मध्यकालीन भारत में, जिसमें पृथ्वीराज रासो या राजस्थानी में पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन का वर्णन किया है, जो अजमेर और दिल्ली पर शासन करते थे। कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के समकालीन कवि और उनके मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बृहद ग्रंथ है, जिसके अंतिम भाग को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन द्वारा पुनः किया गया है। इस पुस्तक में पृथ्वीराज और सहयोगिता के प्रेम और शहाबुद्दीन द्वारा उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाने और पुस्तक के अंत में शब्दभेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन गौरी को मारने का भी उल्लेख है। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की जो बुक है वो पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है।
पृथ्वीराज राजसो के वीर रस का हिंदी का सर्वश्रेष्ठ काव्य तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जा सकता है। यह काव्य पिंगल भाषा में लिखा गया, जो कालांतर में ब्रिज भाषा के रूप में विकसित हुई। इसमें पृथ्वीराज के विलासप्रियता और राजकुमारियों के अपहरण और विवाह के लिए लड़े गए युद्धों का वर्णन है। इसी प्रकार कुछ अन्य रचनाएं इस प्रकार है, जैसे कि कुमारपाल चरित की रचना 12वीं सदी में जय सिंह ने की थी, जिसमें अनिहलवाड़ा के शासक कुमारपाल का वर्णन है। गौड़वहु की रचना वाक्यपतिराज ने की थी, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन के युद्ध विजयों और चालुक्य वंश के शासन के अंतिम समय की जानकारी मिलती है। नवसाहा साक चरित को पदम गुप्त परिमल के ने लिखा था, जिसे वाक्पति मंच ने आश्रय दिया था। इसमें परमार वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है। विक्रमांक देव चरित की रचना कल्हन यानी विल्हन नाम के कवि ने किया था। अक्सर बहुत सारी पुस्तक में कल्हन भी लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल जो नाम था वो था विल्हन, और जिससे कल्याणी के चालुक्य वंश के इतिहास की भी जानकारी मिलती है, जिससे हम लोगों को ये समझ आ सकता है कि इसमें चालुक्य वंश, परमार वंश और पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारी इन सब पुस्तकों से हम लोगों को जानकारी मिल सकती है। नेक्स्ट पुस्तक है मुत्तखाव-उत-तवारीख। इस किताब को अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, जो अकबर के शासन के दौरान अरबी, फारसी और संस्कृत का एक विद्वान था। बदायूनी अबुल फजल का छात्र था और अकबर द्वारा अबुल फजल को अधिक सम्मान दिए जाने के कारण वह इससे इश्या भी करता था। बदायूनी धीरे धीरे कट्टरपंथी सुन्नियों के समूह के समर्थक बन गया। इस कारण अकबर उसके नाराज हो गया और उसे दरबार में रहकर विभिन्न ऐतिहासिक लेखों का कारण में या फारसी में अनुवाद करना पड़ा। उसने अपने कई मूल लेखों के अलावा अरबी और फारसी या अरबी और संस्कृत के कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया। इसके मूल ग्रंथों में तारीख-ए-बदायूनी को सबसे अच्छा ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। तारीख-ए-बदायूनी भी 3 भागों में विभाजित है, जिसके पहले भाग में बदायूं ने सुबुक्तगीन से लेकर हुमायूं के शासन तक का इतिहास लिखा है। दूसरे भाग में वो अकबर के शासन का इतिहास लिखता है। बदायूनी गंभीरता से अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करता है, इसलिए उसने जहांगीर के शासन में इस भाग को समझने के लिए प्रोत्साहित किया है। तीसरे भाग में उसने समकालीन संतों और विद्वानों की गतिविधियों और उनके जीवन के बारे में वर्णन किया है। बदायूनी का अकबर के खिलाफ विवरण उसके पक्षपात को दर्शाता है, परंतु यह आज भी अकबर के शासन के दूसरे पक्षों को समझने में आधुनिक इतिहासकारों की मदद करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बुक है वो है तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है। इस संस्मरण में जहांगीर ने अपनी गद्दी पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया है। उसके बाद उसने यह काम अपने बख्शी मुतामिद खान को दी है। मुतामिद खां इससे जहांगीर के शासन की 19वें वर्ष तक लिखे हैं। अधिकांश मामलों में जहांगीर ने सच्चाई और विस्तार से लिखा है। उसने अपनी कमजोरियों को भी इसमें छुपाने की पर्याप्त कोशिश की है। जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह के बारे में लिखा है। जहांगीर ने अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या, न्याय अदालत में आयोजित समारोहों, राजपूतों और हिंदुओं के साथ उसके व्यवहार, अपनी यात्राओं, अपने सैन्य अभियानों और नूरजहां साथ उनकी शादी, उसने जिन स्थानों का दौरा किया उस जगह का जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी, फूलों की सुंदरता आदि का वर्णन किया है। उसने चित्रकारी के अपने ज्ञान और रुचि के बारे में भी इस पुस्तक में भलीभांति लिखा है। जहांगीर के ये सभी वर्णन जहांगीर के शासन काल के दौरान भारत के इतिहास और संस्कृति की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट पुस्तक है इकबाई-नामा। इकबाई-नामा को मुतामिद खां द्वारा लिखा गया था। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में मुतामिद खां ने अमीर तैमूर के इतिहास से लेकर बाबर और हुमायूं तक का इतिहास लिखा है। दूसरे भाग में उसने अकबर के शासन और तीसरे भाग में जहांगीर के शासन का वर्णन किया है। मुतामिद खां को जहांगीर ने आश्रय दिया था, तो उसने जहांगीर के व्यक्तित्व को अतिरंजित किया है।
जहां शाहजहां के शासन में उसने बेगम नूरजहां की गतिविधियों के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया है। उसका वर्णन पक्षपातपूर्ण तो लगता है, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रखता है बाबर और हुमायूं के इतिहास में। नेक्स्ट पुस्तक है पातशाहनामा, जो मोहम्मद अमीन काजनी द्वारा लिखी गई है और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि ये पुस्तक किसने लिखा है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है। मोहम्मद अमीन काजनी को शाहजहां ने अपने शासन का इतिहास लिखने का निर्देश दिया था। उसने शाहजहां के शासन के 10वें वर्ष तक का इतिहास इसमें लिखा है। उसे इस काम को बंद करने को भी कहा गया, लेकिन काजनी ने अपने काम को 3 भागों में बांटा। पहले में वो शाहजहां के बचपन से लेकर उसकी गद्दी तक बैठने का उल्लेख किया है। दूसरे भाग में शाहजहां के शासन के 10 वर्षों तक का वर्णन किया है और तीसरे भाग में विद्वानों और संतों की सूची बनाई है, जिसके वर्णन से हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया कर सकते हैं कि इस पुस्तक में उसने शाहजहां की हर एक संभावना को प्रकट किया है, हर एक काम को प्रकट किया है। नेक्स्ट पुस्तक है पातशाहनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा पुस्तक। ये काजनी से यह काम बंद कर दिया जाने के बाद काम अब्दुल हमीद लाहौरी को सौंपा गया। उसने इस किताब को 2 भागों में बांटा। पहला भाग ज्यादातर काजनी के ही काम पर आधारित है। जो विस्तृत रूप जो लिखा गया है वो दूसरे भाग में है, जिसमें शाहजहां के 10वें वर्ष के शासनकाल के बारे में लिखा गया है। लाहौरी का काम ज्यादा विस्तृत है, जिससे इतिहास की महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट पुस्तक है पातशाहनामा, जो मोहम्मद वारिस द्वारा लिखा गया है। लाहौरी ने अपने कम से कम 1648 तक का ये इतिहास लिखा है, जिसमें 1654 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मौत से पहले उसने अपनी जिम्मेदारी अपने शिष्य मोहम्मद वारिस को सौंप दिया और वारिस ने शाहजहां के शासनकाल का पूरा इतिहास इसमें लिखा। उसके द्वारा शाहजहां के शासन के पहले 20 वर्ष का वर्णन लाहौरी के काम पर भी आधारित है, परंतु अगले 10वें वर्ष तक इतिहास इसका स्वतंत्र होकर लिखना पड़ा और जिसका वर्णन शाहजहां के शासनकाल के बारे में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है मुंतखाब उल लुबाब या तारीख खाफी खान। इसे हाशिम खाफी खान ने लिखा था। इसने बाबर के भारत पर आक्रमण से प्रारंभ कर बाद के मुगल शासक मोहम्मद शाह के 15 वर्ष के शासन का वर्णन लिखा है। खाफी खान ने औरंगजेब के शासन के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। उसने शिवाजी पर अफजल खां की हत्या का आरोप कराया है या लगाया है। हैदराबाद के निजाम उल मुल्क आसफ जहां के संरक्षण में होने के कारण उसने निजाम की सराहना भी इसमें पुस्तक में की है। नेक्स्ट पुस्तक है शाहजहांनामा। इस किताब को मोहम्मद ताहिर ने लिखा है, जिसे इनायत खां के नाम से भी जाना जाता है। इनायत खां शाही इतिहासकार था और वह शाहजहां के शासनकाल का इतिहास लिखा है। आलमगीरनामा ये पुस्तक भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है कि इसे किसने लिखा है, तो इसे मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा है। इस किताब में उसने आलमगीर औरंगजेब के शासन के 10 वर्ष के इतिहास का वर्णन किया है। इसके बाद औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट और अंतिम पुस्तक है जिसका नाम है फुतुहात आलमगीरी। फुतुहात आलमगीरी को एक हिंदू गुजराती ब्राह्मण ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया है। इसे गुजरात के सूबेदार सुजात खां ने जोधपुर परगनी में अमीर नियुक्त किया गया था। इस किताब में इस 1657 से लेकर 1700 तक का इतिहास व्याख्यान किया गया है। इन विवरणों के अलावा हमें अन्य विदेशी यात्रियों के भी विवरण का सहारा मिलता है या फिर सहायता मिलता है और इससे हमें बहुत सारी पुस्तकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।